वालेकुम अस्सलाम। Am I audible, visible? हेलो। यस सर। ओके ओके। तो चलिए, आज है लेसन नंबर 3, मिक्स्ड क्वेश्चन का। तो देखते हैं, इसमें भी कुछ नए नए क्वेश्चन हम करेंगे और कुछ नई चीज़ें जो हमें सीखने को मिलेंगी। तो एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है करीब है, तो जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारी ऐसी थ्योरी या कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो मैं आपको जो है स्मार्टली यहीं ऊपर ऊपर से सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल इन डेप्थ में या उस पूरी थ्योरी की डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है, ये दीगर सारी चीज़ें जो है मैं आपके सामने नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज जो है आपको कंफ्यूजन होगी और आप जो है इन सारी चीज़ों को कवर भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, जितना आपके लिए ज़रूरी है उससे ज़्यादा जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मतलब जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, जो डिफिनेशन मैं यहाँ पर लिख के आपके लिए ला रहा हूँ, अगर आप इतनी ही चीज़ों को कवर करके अपने सामने रखेंगे या उस चीज़ को अपने माइंड में आप रख लेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो ज़रूर भी ज़रूर जो है आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक, चलिए। क्वेश्चन नंबर है 58। तो ये जो है टीचिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखिए कहा गया है, इन विच अप्रोच द टीचर प्रेजेंट अ पजलिंग सिचुएशन एंड स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय गैदरिंग डेटा एंड टेस्टिंग देयर कंक्लूजन। कह रहे हैं कि किस अप्रोच में टीचर जो है एक पजलिंग सिचुएशन जो है प्रेजेंट करता है और स्टूडेंट जो है अपने कंक्लूजन को टेस्ट करके और उससे रिलेटेड जो है डेटा को जमा करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे पजल गेम आपने खेला होगा, तो वो गेम क्या होता है, वो बहुत ही एक तरीके से टेढ़ा होता है, ठीक है, यानी उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ इसी टाइप की टीचर क्या कर रहा है, बच्चों के सामने पजलिंग सिचुएशन रख रहा है और बच्चे जो है डेटा वगैरह जमा करके जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उस पजलिंग सिचुएशन का। तो वो कौन सी लर्निंग होगी, डिस्कवरी लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, सिचुएटेड लर्निंग या इंक्वायरी लर्निंग? जी, ऑप्शन जो है थोड़ा सा क्लोज क्लोज है, तो आप बताइए, मतलब अगर आप जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए कुछ चीजों को आप जमा कर रहे हो, तो वो कौन सा होगा? जमा करना यानी आप जरूर कुछ खोज करोगे, तलाश करोगे, तभी जाकर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो क्या हो? इंक्वायरी। हाँ ठीक है, तो ये हो डिस्कवरी। जाएगा। नहीं नहीं, देखिए डिस्कवरी एंड इंक्वायरी में जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये हो जाएगा इंक्वायरी लर्निंग, ठीक है, जहां पर आप फैक्ट को या कुछ इस तरीके की हकायक वाली चीजों को जमा करके उस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकालते हो, वो आपकी हो जाती है इंक्वायरी लर्निंग। देखिए डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड डिस्कवरी लर्निंग। इंक्वायरी इज द प्रोसेस ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन। जहां पर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर करते हो, यानी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए आपको फैक्ट, कुछ हकायक जो है क्या करने होंगे, जमा करने पड़ेंगे, जिसके बेस पे जो है आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे। While discovery is finding concept through a series of data or information obtained through observation or experimentation। यानी यहाँ पर जो होता है डिस्कवरी लर्निंग में, आपके पास डेटा होता है, ठीक है, यानी कोई सिचुएशन आपके पास नहीं होती है, जैसे आपने जो भी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो भी डेटा आपने गेन कर रखा है, जो भी डेटा आपने हासिल कर रखा है, उसी डेटा में आप किसी कंसेप्ट को क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो। यानी उसी में जो है आप किसी कंसेप्ट या किसी दीगर सारी चीजों को देखने की कोशिश करते हो, तहकीक करने की कोशिश करते हो, वो होती है आपकी डिस्कवरी लर्निंग। जैसे रिसर्च में होता है ना कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन डेटा होता है, ऑलरेडी डेटा होता है, उसी डेटा में हम क्या करते हैं, डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। एक होता है लेटेंट लर्निंग। देखिए लेटेंट लर्निंग क्या होता है, लेटेंट का अगर हम माना देखेंगे, इसका माना ये होता है कि जो चीज मौजूद हो मगर वो दिखाई ना दो। लेटेंट मीन्स क्या होता है, पोशीदा, यानी ऐसी पोशीदगी जो चीज हमारे सामने मौजूद तो होती है बट वो हमें दिखाई ना दे। कहने का मतलब ये है कि यानी उस चीज को लेने के लिए जो है आपको बहुत ज्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो चीज आपको मिलती है। देखिए
कह रहे हैं कि इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट इज नॉट इमीडिएटली एक्सप्रेस्ड इन द रिस्पॉन्स। कह रहे हैं कि ये भी लर्निंग का एक फॉर्म है जो कि इमीडिएटली यानी डायरेक्टली या फौरी तौर पर जो है रिस्पॉन्स में एक्सप्रेस नहीं की जाएगी। यानी ऐसी लर्निंग ये नहीं है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप फौरन जो है उस क्वेश्चन को जो है आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, उस क्वेश्चन पे आप जवाब दे सकते हैं, नहीं। बल्कि यहाँ पर अगर कुछ नॉलेज है तो उस नॉलेज को लेने के लिए जो है आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप क्या कर पाओगे, उस नॉलेज पे रिस्पॉन्स दे पाओगे। इसकी एग्जांपल देंगे, फिर इसी इमेज के थ्रू हम समझेंगे। जो कि इस बंदे ने इस इमेज पे यानी चूहे के जरिए क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उस एक्सपेरिमेंट पे जो है इसने लेटेंट लर्निंग दी थी। इसकी हम अपनी एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, ठीक है, काफी बड़ी लाइब्रेरी है। उसी लाइब्रेरी में आपको क्या करना है, अल अदबुल इराकी, ठीक है, यानी इराकी लिटरेचर पे जो है आपको क्या करना है, वहां से किताब लेनी है। तो लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, उसी लाइब्रेरी के अंदर जो है अल अदब अल इराकी यानी इराकी लिटरेचर पे जो है क्या है, किताब वहां पर मौजूद है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा, देखिए अब लाइब्रेरी के अंदर किताब है, तो देखिए किताब जो है लाइब्रेरी के अंदर है, बट वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो वो दिखाई आपको कैसे देगी, जब जाकर आप लाइब्रेरी को विजिट करोगे, उसके अंदर आप खोज करोगे, तलाश करोगे, तब जाकर वो किताब आपको मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको भेजा, आप पहले दिन गए आप, ठीक है। लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि आपने पहले दिन में जो कुछ भी आपने तलाश किया, जो कुछ भी आपने सेक्शन देख रखा है, आपको वहां पर वो किताब नहीं मिली, ठीक। फिर दूसरे दिन आप गए, तो दूसरे दिन जो है आपको थोड़ा सा ही सिर्फ मेहनत करने की कोशिश पड़ी, ठीक है, यानी फिर भी जो है आपको किताब नहीं मिली। आप तीसरे दिन गए, तो तीसरे दिन जो है आपको दूसरे दिन से कम मेहनत करने की जरूरत पड़ी और तीसरे दिन में जो है आपको किताब मिल गई। तो यही है आपकी लेटेंट लर्निंग। तो लेटेंट का माना यही होता है कि जो चीज पोशीदा होती है, ठीक है, यानी जो चीज मौजूद होती है मगर वो आपको दिखाई ना दे। जैसे मैंने किताब वाली एग्जांपल आपको लाइब्रेरी में दी, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर जो है किताब मौजूद है मगर वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि उस किताब को लेने के लिए जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जबकि आपने 3 दिन जाकर आपने लाइब्रेरी को विजिट किया है, आपने उस किताब को तलाश किया है, खोजा है, तब जाकर वो किताब आपके हाथ में है। तो उसी को कहते हैं कि यानी ये ऐसी लर्निंग होती है जिसमें डायरेक्टली जो है रिस्पॉन्स को एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, यानी डायरेक्टली आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर, ठीक। लेटेंट लर्निंग वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय एडवर्ड सी टॉलमन। देखिए इस बंदे का नाम याद रखिए। मुझे कभी उम्मीद है कि क्या पता आपसे इस बंदे का नाम पूछ लिया जाए कि इस लर्निंग को जो है किसके जरिए जो है आइडेंटिफाई किया गया था, या इस लर्निंग को किसने दिया था। दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रीइंफोर्समेंट एंड इंसेंटिव। कह रहे हैं कि ये लर्निंग जो है रीइंफोर्समेंट एंड इंसेंटिव पर जो है डिपेंड नहीं है। अब अगर आपको याद होगा, इवान पावलॉव की थ्योरी हमने पढ़ा था कि जहां पर इवान पावलॉव ने क्या किया था, कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उसने रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया था, जहां पर पहले वो खाना देता, फिर उसके बाद घंटियां बजाता, फिर खाना देता, फिर घंटियां बजाता, जिसकी वजह से कुत्ते की ये ट्रेनिंग हो गई थी कि जब जब घंटी बजती है तो हमें खाना मिलता है। तो रीइंफोर्समेंट यानी एक तरीके से फोर्स करना, उसको ट्रेन करना उस चीज के लिए। लेकिन यहाँ पर लेटेंट लर्निंग में जो है रीइंफोर्समेंट नहीं होता। इस इमेज के थ्रू आप देखिए, टॉलमन ने जो है एक चूहे को मतलब एक कमरे में यानी एक भूल भुलैया वाली जो जगह है उस जगह पे एक फूड रखा और इन चूहे का एक्सपेरिमेंट किया, जिस बेस पे उसने क्या किया था, अपनी इस थ्योरी को दिया है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका ये गोल दायरा है, ये आपको भूल भुलैया जैसा लग रहा है ना, कि मतलब आसानी से जो है आप इस फूड तक आसानी से आप नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ पे देखिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है शुरू होता है। तो पहले दिन जो है चूहा गया था फूड खोजने के लिए, तो पहले दिन वो खोजते खोजते जो है वो यहीं तक जो है आकर रह गया, लेकिन उसको फूड नहीं मिला। दूसरे दिन वो गया फूड खोजने के लिए, तो खोजते खोजते जो है वो यहाँ तक पहुंचा, लेकिन उसको जो है फूड नहीं मिला। तीसरे दिन गया वो फूड खोजने के लिए, तो वो दूसरे दिन में एकदम नजदीक तो पहुंच गया था, बट वो फूड तक नहीं पहुंचा था। तो थर्ड दिन में जो है, जब तीसरे दिन वो गया, तो उस दिन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, आ गया है, यानी उसको फूड जो है मिल गया है। इसी तरीके से मैंने आपको अनदर एग्जांपल अपने वर्डों में लाइब्रेरी वाली एग्जांपल दी कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां पर किताबों को ढूंढना आपके लिए मुश्किल था। पहले दिन आप गए, किताब आपको नहीं मिली। दूसरे दिन आप बिल्कुल करीब थे लेकिन फिर भी आपको नहीं मिली। तीसरे दिन जो है आपको कम ही मेहनत करनी पड़ी, लेकिन किताब जो है आपको मिल गई है। तो लेटेंट मीन्स जो चीज मौजूद है वो आपको दिखाई ना दे। जैसे फूड जो है इस कमरे के अंदर, यानी इस भूल भुलैया जैसा कमरा जो है, फूड यहाँ पे जो है
है मौजूद था, बट चूहे को जो है नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि चूहे को इसके लिए जो है मेहनत करना पड़ा, तब जाकर 3 दिन के अंदर उसने जो है इस फूड को क्या किया है, हासिल किया है। समझ में आया लेटेड लर्निंग है क्या? जी सर। गुड। देखिए इसी तरीके से होती है सिचुएटेड लर्निंग। सिंपली पुट इज लर्निंग दैट टेक प्लेस इन द सेम कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज अप्लाइड, इट इज लर्निंग बाय डूइंग। देखिए सिचुएटेड लर्निंग क्या होती है, जो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या करते हो, सीखते हो। जैसे आप किसी भी सिचुएशन में जो है आप फंस गए हो और वहां पर जो है कोई भी आपकी मदद करने वाला जो है नहीं है, तो आप क्या करोगे, खुद ब खुद जो है उस सिचुएशन से आप निकलोगे, आप कुछ करने की कोशिश करोगे जिसकी बिना पर जो है आप उस सिचुएशन से क्या कर सकते हो, निकल सकते हो। तो वो क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, जहां पर आप कुछ करके सीखते हो और उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप सीखते हो जिस सिचुएशन में आपकी सिचुएशन वाकई हुई है। जैसे आप रास्ते में जा रहे थे, ठीक है, आपकी साइकिल जो है या आपकी गाड़ी जो है वो पंचर हो गई है, ठीक है, कोई भी वहां पर आपकी मदद करने वाला है नहीं, वो क्या है, आपकी एक सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन से आपको खुद निकलना है, यानी आप को गाड़ी जो है खोलकर बनाना है। तो ये खोलकर बनाने का जो प्रोसेस है, यही आप क्या करोगे, इसमें सीखोगे कि किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है। ये सारी चीजें जो है उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो है आप सीख जाओगे। तो इसको जो है फर्स्ट पहली मर्तबा या मतलब किसके जरिए ये प्रपोज की गई थी, जीन लाव एंड इटाइन वेंगर के जरिए। तो इसका अगर आप ना याद रखे, बट ये लेटेंट लर्निंग का जो है आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये टॉलमन का नाम जो है आपसे पूछा जा सकता है और इसके बारे में आपसे कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये लर्निंग जो है रिइंफोर्समेंट बेस पर है या नहीं है, या इसमें क्या होता है, आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है, या नहीं मिलता। ये सारी चीजों से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है 59। व्हेन अ पिन प्रिक्स और फिंगर वी विथड्रॉ पिन। कह रहे हैं कि जब हमें कोई पिन चुभती है, मतलब जब एक पिन जो है हमारी उंगली को चुभती है तो हम उस पिन को निकाल देते हैं। तो इस तरीके के बिहेवियर को क्या कहा जाएगा? इमोशनल इंस्टेंस का मतलब होता है ज्ञान, अकल, इल्म, इस तरीके की चीजें यूज की जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन या बायोलॉजिकल इंटेंस या इंटेलेक्चुअल इंसेंस। तो इस तरीके के बिहेवियर को आप क्या बोलोगे? इंटेलेक्चुअल सर, इंटेलेक्चुअल इंस्टेंस। नहीं नहीं, इंटेलेक्चुअल का मतलब हो जाएगा जहां पर आप कुछ मतलब फिक्री काम करते हो, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स का मतलब होता है इनेकास यानी झलक। रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं ना किसी चीज की झलक। तो रिफ्लेक्शन का एक माना लिया जाता है इज़्तिरार यानी मुड़ा हुआ। जब आप अपनी परछाई देखोगे तो आपकी परछाई जो है वो हमेशा तिरछी होती है, मुड़ी हुई होती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती है। तो इसी वजह से अगर आपको कोई चीज चुभती है तो उस चीज को जो है आप फौरन इस यानी बेचैनी वाली हालत में आप निकाल कर उस चीज को फेंक देते हो। तो ऐसे एक्शन को आप क्या बोलते हो? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, चलिए विच एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग टॉक्स अबाउट सिंक एंड स्विम टुगेदर। कोऑपरेटिव लर्निंग का जो है कौन सा एलिमेंट है जो एक साथ डूबने और तैरने की बात करता है? स्विम एंड सिंक एंड स्विम का मतलब क्या है? अगर डूबेंगे तो एक ही साथ डूबेंगे और अगर बचेंगे तो एक ही साथ बचेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर फायदा और नुकसान वाली बात है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग के कौन से एलिमेंट में जो है ये चीज पाई जाती है? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। सर, ग्रुप प्रोसेसिंग। नहीं, ग्रुप प्रोसेसिंग। देखिए ये होता है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। आप लोगों को जो है कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट जो है पढ़ाए गए हैं, 5 एलिमेंट जो है होते हैं। इसमें देखिए इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जहां पर सारे बच्चे ग्रुप में एक साथ सीखते तो हैं, बट वहां पर हर बच्चे को इंडिविजुअली जो है अवार्ड दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे जो है आप सभी लोग जो है मिलकर काम कर रहे हो, लेकिन उसमें जो है हर बंदे का अलग अलग पोर्शन जो है बांट दिया जाता है कि आपको इस पर लिखना है, आपको इस पर लिखना है, आपको इस पर लिखना है। तो यानी उस ग्रुप प्रोजेक्ट में जब बंदों को नंबर दिया जाएगा तो इंडिविजुअल तौर पे दिया जाएगा, यानी जिसने जो जो काम किया उसी के एतबार से जो है उनको दिया जाएगा। तो मान लीजिए 5 बच्चे थे, 4 ने बहुत ही अच्छा लिखा जिनको फुल मार्क्स मिले, और 5वां जो है थोड़ा सा लो लिखा उसको जो है लो मार्क्स मिले हैं। तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है जहां पर आप ग्रुप में सीखते तो हो, बट इंडिविजुअली जो है आप जिम्मेदार होते, इंडिविजुअल तौर पे जो है आपको नंबर दिया जाता है। प्रमोटिव एक्शन जिसको फेस टू फेस इंटरेक्शन या सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है, जहां पर आप ग्रुप में आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ जो है गपशप करते हो, बात करते हो, इससे भी आप कुछ सीखते हो।
ये हो गया पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि जहां पर ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं वो पॉजिटिवली तौर पर सारे बच्चे मतलब ग्रुप के मेंबरान आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इनका जो प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट में जो है हर कोई मिलकर काम करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट के मेंबर को जो है इंडिविजुअल तौर पे नंबर दिया जाएगा, बल्कि इनके प्रोजेक्ट को नंबर दिया जाएगा। मान लीजिए इनका प्रोजेक्ट है 50 नंबर का, ठीक है, मतलब 50 नंबर इनके प्रोजेक्ट को दिए गए, तो वो प्रोजेक्ट की वजह से इन पूरे ग्रुप को भी 50-50 मिलेगा। अगर इनके प्रोजेक्ट को जो है कम नंबर दिया जाएगा तो इनको भी कम नंबर मिलेगा। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये हो गया कि जहां पर सारे ग्रुप के मेंबरान आपस में इंटरडिपेंडेंस होते हैं और इनका पूरा मकसद एक होता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है अच्छा होना चाहिए। अगर इनका प्रोजेक्ट अच्छा हुआ तो ये तैरेंगे, और अगर इनका प्रोजेक्ट जो है खराब हुआ तो ये क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, तो स्विम एंड सिंक एंड स्विम टुगेदर का मतलब यही हो गया कि जहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव में बात की जाती है, अच्छे मार्क्स एंड नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, ग्रुप प्रोसेसिंग का मतलब वही है कि जहां पर आप ग्रुप में जो है वर्क करते हो और इसी तरीके से लिखते हो, तब उसमें अगर आपकी कुछ कमियां और कुछ खामियां होती है तो आपके साथी जो है आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे होता है ना कि हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी कमी होती है, जब हम एक दूसरे के सामने बैठकर बोलते हैं या लिखते हैं तो अगर कुछ गलत करते हैं तो सामने वाला बंदा जो है वो हमारी हेल्प कर देता है। समझ में आ गया आप लोगों को? जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वेंशनल लर्निंग। तो कन्वेंशनल लर्निंग की जो है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ठीक है, तो कन्वेंशनल लर्निंग वही लर्निंग जो आपकी ट्रेडिशनल होती है, नॉन कन्वेंशनल जो है जो आपकी मॉडर्न होती है। जब भी नॉन कन्वेंशनल की बात आती है तो वहां पर जो है आपकी मॉडर्न लर्निंग में तीन तरीके की लर्निंग आती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे जो है कन्वेंशनल के कौन से जो है कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आएगा? सर तीसरा वाला ऑप्शन सर। ए, सी और डी सर, थर्ड ऑप्शन। तीसरा वाला। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट स्टडी पे फोकस नहीं होता है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर फिक्स्ड कारिकुलम जो है होता है, और ये लर्नर ओरिएंटेड नहीं होती बल्कि टीचर ओरिएंटेड होती है, क्योंकि पुरानी टीचिंग सिस्टम में आप देखेंगे सब कुछ जो है आपको टीचर पढ़ाता था और एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको बताता था। ठीक है, बाकी इसका जो है कन्वेंशनल लर्निंग के खुसूसियात में जो है आपकी ये आएंगे, स्टूडेंट यहाँ पर लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते थे। जैसे यहाँ पर टीचर बच्चों को जो लेक्चर देता था उस लेक्चर को सुनकर ही बच्चे सीखते थे, और अगर उनको कुछ तलाश करना होता था तो वो डिस्कशन या ऑब्जर्वेशन के तहत जो है उन काम को कर लेते थे। और रेगुलर अटेंडेंस जो है यहाँ पर रिक्वायर होती थी, क्योंकि बच्चे जो है गुरु या आश्रम वगैरह में पढ़ते थे, तो उतनी ही बच्चों का एडमिशन लिया जाता था जो रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं। ठीक है, अब यही अगर हम नॉन कन्वेंशनल में देखेंगे तो नॉन कन्वेंशनल में हमारी एक इनफॉर्मल है एंड नॉन फॉर्मल है, जहां पर रेगुलर अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। फॉलोइंग में से कौन सा जो है एक पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप की एग्जाम्पल नहीं है, यानी टीचर और स्टूडेंट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप की एग्जाम्पल नहीं है? अ टीचर हु पनिश स्टूडेंट फॉर आस्किंग क्वेश्चन, यानी एक टीचर जो है वो अपने बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए जो है मारता है या सजा देता है। अ टीचर हु प्रोवाइड स्टूडेंट विद पॉजिटिव फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक टीचर जो अपने बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक जो है प्रोवाइड करता है। अ टीचर हु फॉस्टर ओपन कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अ टीचर जो है ओपन कम्युनिकेशन और बाहमी जो है रिस्पेक्ट, यानी हम कह सकते हैं टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो है एहतराम वाला जो मामला होता है उसको वो फरोग देता है, बढ़ाता है। अ टीचर हु ह्यूमिलिएट्स हिज हर स्टूडेंट, एक टीचर जो अपने स्टूडेंट की तजलील करता है यानी उसको जलील करता है। अ टीचर हु इग्नोर द नीड्स एंड कंसर्न ऑफ हिज हर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन बहुत ही वाज़ेह है, बहुत ही क्लियर दूसरा है। वाला ऑप्शन। ए, डी, ई सर। सेकंड ऑप्शन। हाँ, तो सेकंड ऑप्शन है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो मजा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के जरिए जो है एक न्यू नॉलेज है, ये चीज जो है हमने भी आपको नहीं बताई है, नहीं पढ़ाई है, तो क्वेश्चन के जरिए ही हमें चीजें मिली हैं। कह रहे हैं कि टू कैटेगरीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वर क्लास 1 एंड क्लास 2। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की जो है टू कैटेगरी है। ठीक है, एक कैटेगरी है क्लास 1 और दूसरी है क्लास 2। इस सेकंड में कहा गया कि प्रोडक्शन ऑफ क्लास 2 ओडीएस सीज इन 2000। कह रहे हैं कि मतलब
क्लास 2 की ओडीएस में जो भी प्रोडक्शन यानी जो भी गैसेस थी उनके प्रोडक्शन को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है 2000 में। तो जैसे क्लास 1 में कुछ गैस है और क्लास 2 में जो है कुछ गैस है। कौन सी गैस है? ओडीएस वाली गैस है, यानी ऐसी गैसेस जिनको ओडीएस की लिस्ट में रखा गया है, यानी जिनकी वजह से ओजोन लेयर हमारी क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, खराब हो रही है, कम हो रही है। तो कह रहे हैं कि क्लास 2 में जो भी ओडीएस की प्रोडक्शन हो रही है वो बंद हो गई है 2000 में, सन 2000। तो बताइए। पहला वाला तो ठीक ठाक लग रहा है, दूसरा वाला देखिए क्या पहला है? जो है सही है, सेकंड वाला जो है वो गलत है, क्योंकि ये अभी बंद नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब ओडीएस क्लास 2, मतलब क्लास 2 के अंदर जो ओडीएस की प्रोडक्शन हो रही है, यानी इसके अंदर जो भी ओडीएस वाली गैसेस है वो अभी उसका प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, वो बंद नहीं हुई है। अब इसमें हम देखते हैं, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो देखिए ओडीएस में से सिर्फ जो है 3 ही गैसेस को जो है इन क्लासेस में रखा गया है। Ozone depleting substances are divided into the two class. Class 1 included the fully halogenated and CFC and halon. तो देखिए क्लास 1 में जो है सिर्फ 2 आपकी वो है ओडीएस, एक है सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, दूसरा है आपका हेलोन। दैट आर मोस्ट ट्रीटिंग द ओजोन लेयर क्लास 1। ठीक है, जो ओजोन लेयर को आपकी क्या कर रही है, जबरदस्त तरीके से ट्रीट कर रही है या खराब कर रही है। क्लास 1 ओडीएस आर डिवाइडेड इनटू इट ग्रुप्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया आल सीएफसी। आल सीएफसी का मतलब ये हो गया कि यानी इस सीएफसी के जो है बहुत ही सारी जो है टाइप्स होती है। सीएफसी 100 है, सीएफसी 12 है, सीएफसी 13 है, सीएफसी 1.2 है, सीएफसी 1.3 है। तो कहने का मतलब ये है कि सीएफसी जो है एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स या बहुत सारे अनासिर जो है पाए जाते हैं। तो यानी क्लास 1 के अंदर इन सीएफसी की जो है पूरी 8 ग्रुप्स जो है बनाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि क्लास 1 के अंदर जो है सारी सीएफसी एंड हेलोन जो है रखे गए हैं, और क्लास 1 की जो ओडीएस है उसको 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्लास 2 के अंदर जो है सारे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं, और यहाँ पर क्लास 2 के अंदर कोई भी ग्रुप नहीं बनाया गया है, यानी कोई भी कैटेगरी नहीं बनाई गई है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से ये काफी आसान सा है, इतना आप याद रखो। अगर क्वेश्चन बनेगा इनसे, आपसे पूछा जा सकता है कि क्लास 1 के अंदर कौन सी गैस है या क्लास 2 के अंदर कौन सी गैस है, अगर ये नया क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आप चीजों को याद रखिए। ठीक, बात समझ में आ गई? जी सर। इससे जो ग्रुप है वो तो याद नहीं करने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो याद करना, वो याद भी नहीं होगा आपको। ठीक है, वो तो दूर की बात है। बस इतना याद रख लो कि 8 ग्रुप हैं क्लास 1 की ओडीएस को, मतलब क्लास 1 के अंदर जो ओडीएस है उनको 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब उस 8 ग्रुप में जो है बहुत ज्यादा लिस्टों है। ठीक है, एक में जो है 50 है, एक में 30 है, एक में 20 है। ठीक है, वो एकदम इम्पॉसिबल है। बस इतना याद रखो, ये बहुत है, स्मार्टली पढ़िए अभी के लिए। ठीक, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर है 64। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज नीडेड फॉर। इन्वायरमेंटल की एजुकेशन, मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो किस चीज के लिए जरूरी है? ए में कहा गया है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्स को जो है तहफ्फुज देने के लिए, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है, प्लांट है, एनिमल्स वगैरह, जो भी दीगर सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट में है उसको बचाने के लिए। नॉलेज ऑफ कॉज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह की नॉलेज को जानने के लिए। नॉलेज ऑफ मेजर टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रोकने की नॉलेज के लिए। एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को एक वसी पैमाने पर या एक ब्रॉड पैमाने पर जो है निकालने के लिए, यानी उसको खोदने के लिए, खराब करने के लिए, इस चीज के लिए हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन की जरूरत है। या इकोनॉमाइजिंग ऑन साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक इजादात पर जो है इकोनॉमी के लिए, किस चीज के लिए हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन की जरूरत है? बताइए। ऑप्शन ए। ए बी सी। गुड। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंटल के बारे में हमें नॉलेज मिलेगी तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमें नेचुरल रिसोर्स को बचा के रखना है, हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना, हमें जानवरों को किल नहीं करना है, पॉल्यूशन किस वजह से आता है इसकी हमें नॉलेज मिलेगी। ठीक है, और पॉल्यूशन को कैसे रोकना है इसकी हमें नॉलेज मिलेगी। इस वजह से इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है जरूरी है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपने जून 2023 में जो अभी रिसेंट हम लोगों ने क्लास लिया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, वही क्वेश्चन डिट्टो उठाकर यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो बताइए, ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी वाज ओपन फॉर सिग्नेचर। तो किस कन्वेंशन में जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को जो है साइन करने के लिए ओपन किया गया था?
रियो समिट। रियो समिट। गुड। A sir. तो रियो समिट यानी 1992, ठीक है, कहाँ पर ये हुई थी? ब्राजील के रायो दी जनेरो। हाँ ठीक है। चलिए, फुल फॉर्म ऑफ पेन अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, पेन जो है एक तरीके का सेकेंडरी पॉल्यूशन है। ठीक है, पेन जो है एक तरीके का सेकेंडरी पॉल्यूशन, आपको याद रखना है इससे, क्योंकि ऐसे जो है सिंगल सिंगल क्वेश्चन आते हैं, आपको एलिमिनेट करके बताना पड़ता है कि पेन प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ठीक है, आपने क्लासेस देखी होगी तो सारी चीजें आपको बताई गई हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि पी में, पेन में जो है पी है, ठीक है, तो इसको हमें कंट्राडिक्ट रखना है प्राइमरी से, यानी ये प्राइमरी नहीं है बल्कि ये कौन सा पॉल्यूशन है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको ये चीजें याद हो सकती हैं। तो ये एक एयर पॉल्यूशन, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ए। नहीं, ये है D sir. हाँ, पेरोक्साइटेल नाइट्रेट। ठीक है, पेरोक्साइटेल नाइट्रेट जो है यही इसका फुल फॉर्म है। देखिए, आपको मालूम होगा कि सेकेंडरी पॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, जब दो पॉल्यूशन आपस में मिलते हैं तब जाकर सेकेंडरी पॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, यानी सेकेंडरी पॉल्यूशन जो है बनता है। तो ये कैसे बनता है? ये आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसी तरीके से नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब ये दोनों जो है सूरज की रोशनी में इनका मिलाप होता है तब जाकर पेन पॉल्यूशन का जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक, चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, ये 22 में भी आया है, 23 जून में भी आया। अब यहाँ पर उसी क्वेश्चन को डिट्टो उठाया गया, बट थोड़ा सा रीजन में चेंज कर दिया गया है। अब अगर आप लोग क्वेश्चन लगाते होगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पीवाईक्यूज को जो है रिपीट किया जाता है। देखिए, कह रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड वाइडली यूज इन प्लास्टिक, वुड प्रोडक्ट, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ग्लू एंड फैब्रिक इज अ सीरियस एलर्जेंस। कह रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड जो एक तरीके का केमिकल है या गैस है, इसको वसी पैमाने पर जो है प्लास्टिक में, वुड प्रोडक्ट्स में, इसी तरीके से इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में, इंसुलेटिंग मटेरियल मींस फाइबर वगैरह के जो मटेरियल्स होते हैं, इसी तरीके से गोंद को बनाने में और कपड़ा वगैरह जो है बनाने में यूज किया जाता है। और ये केमिकल जो है सीरियस एलर्जेंस है। ठीक है, यानी इससे जो है एलर्जी होती है। रीजन में कहा गया है कि एलर्जेंस आर सब्सटेंस दैट एक्टिव द इम्यूनी सिस्टम। एलर्जेंस जो है एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मादा है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। यानी इस, अगर ऐसे केमिकल के अराउंड में आप रहोगे तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उस चीज को ले लेगा, यानी इस चीज को असर डाल देगा आपके ऊपर, वो चीज आपको होने लगेगी। ऑप्शन नंबर ए। हाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हाँ देखिए यहाँ पे ये 2 हो गया है ना, ये ए होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो है ये इसका ए होगा, क्योंकि ये इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी जो है बिल्कुल सही दी गई है। यहाँ पर एलर्जी बताने के बाद जो है उस एलर्जी की जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, यानी इन केमिकल की वजह से, ये केमिकल जो है इन सारी चीजों में यूज की जाते हैं, जो कि एक एलर्जी वाला केमिकल है जिसकी वजह से एलर्जी होती है। अब यहाँ पे इम्यूनिटी सिस्टम, आप लोग जानते हो कि हम में से हर किसी के बदन में जो है एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो हमारे बदन के अंदर जो है अनवांटेड डिसीज से फाइट करता है, यानी कुछ ऐसी डिसीज जो है हमारे अंदर नहीं आने देता है, फाइट करता है। जैसे एलर्जी हो गया, कैंसर्स हो गए, ट्यूमर्स हो गए, इस तरीके की जो थोड़ा सा वैसी टाइप की बीमारियां होती है, उस चीज से ये क्या करता है, फाइट करता है। जैसे होता है ना कि हम सुनते हैं कि इस बंदे का इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत ज्यादा वीक हो गया है, तो यानी वो बंदा जो है वो हमेशा जो है बरहो मास आप देखोगे वो मरीज रहेगा, या तो जुकाम का मरीज होगा, या फिर उसको कुछ इस तरीके की बीमारियां लग जाएंगी जो हमेशा लेकर उसको जूझता रहेगा, लाइलाज बीमारियां। तो इम्यूनिटी सिस्टम, अगर आप कुछ ऐसे केमिकल के अराउंड या ऐसी फैक्ट्री में रहते हो जहां पर इस तरीके के केमिकल का यूज किया जाता है, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है उस चीज को ज्यादा देर तक जो है लड़ नहीं पाता है। तो जब लड़ नहीं पाएगा तो आपके बदन में वो चीज सरायत कर जाएगी। ठीक है, लिहाजा जिनको एलर्जी वगैरह होती है, आप देखिए उनके पूरे बदन में जो है एलर्जी जो है फैल जाती है, जिस चीज की वजह से उनको एलर्जी होती है। ठीक, आंसर नंबर 2 लिखा है तो गलत है ये। हाँ जी जी, कह रहा हूँ आंसर जो है इसका 1 होगा। ठीक है, ये गलती से जो है 2 हो गया है, ये 1। चलिए, असर्शन ए, इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंडोर एक्सपोजर टू हजार्ड एयर पॉल्यूशन आर मच मोर सेवियर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बट यहाँ पे असर्शन में थोड़ा सा जो है चेंज करके लिखा गया, लेकिन मफहूम वही है जो पुराने पीवाईक्यूज में पूछा गया है। रीजन में ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कुकिंग ऑफन इन्वॉल्व्स फ्यूल्स सच एज कोल, वुड, एनिमल डंग, केरोसिन एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि दुनिया की जो है लीस्ट डेवलप कंट्रीज में जो है
हजार्ड मतलब हजार्ड एयर पॉल्यूशन आर मच मोर सेवियर। खतरनाक एयर पॉल्यूशन जो है अगर आ रहा है, कह रहे हैं कि दुनिया की लीस्ट डेवलप कंट्रीज में जो है, और अगर उसकी अंदरूनी एरिया में जो है खतरनाक एयर पॉल्यूशन है, तो वो बहुत ही ज्यादा जो है क्या होगा, खतरनाक होगा। इसको आप इस तरीके से समझो, मान लीजिए कोई भी कंट्री है वो लीस्ट डेवलप है, यानी एक तरीके से लीस्ट डेवलप का मतलब ये भी हो सकता है यानी वो कंट्री जो है बहुत ही ज्यादा जो है गंदी है। दूसरी ये है कि उसके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपने आप को डेवलप कर सकती है या पॉल्यूशन वगैरह को जो है रोक सकती है। लीस्ट डेवलप का टैग लग चुका है, ठीक है। अब अगर उस कंट्री के इंदौर वाली एरिया में यानी उसके अंदरूनी एरिया में जो है अगर खतरनाक तरीके के एयर पॉल्यूशन वहां पर घूम रहे हैं, तो बताइए वो कंट्री जो है सेवियर होगी कि नहीं होगी? जाहिर सी बात है खतरनाक होगी, क्योंकि खतरनाक एयर पॉल्यूशन जो है उसके अंदरूनी एरिया में घूम रहा है, और उस कंट्री के पास जो है कोई भी वसाइल, कोई भी जराए टेक्नोलॉजिकल तौर पे नहीं है कि वो उन पॉल्यूशन को कम कर सके, और वो गंदी भी है, ठीक। फिर रीजन में कहा गया कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कुकिंग ऑफन इन्वॉल्व फूड सच एज कोल, वुड, एनिमल डंग, केरोसिन एक्सेट्रा। यानी पुराना जो कुकिंग का तरीका होता था उसमें हम फ्यूल को यूज करते हैं, कोयले का यूज करते थे, लकड़ी का यूज करते थे, इसी तरीके से एनिमल डंग जिसको हम गोईठा या लोग वो बोलते हैं, और इसी तरीके से मिट्टी का तेल यूज करते हैं। तो बताइए क्या सही है यहाँ पे? क्वेश्चन ए। देखिए सही तो दोनों है, बट यहाँ पे रीजन जो है वो अलग है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों में देखिए बात बिल्कुल अलग की जा रही है, नंबर 2 है। ठीक है। यहाँ पे असर्शन से जो है रीजन का कोई लेना देना नहीं, स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत है। अब देखिए ये हमने बार बार इस चीज को पढ़ा है, और क्वेश्चन के जरिए जो है ये मुराद भी आपके सामने आ गई है। क्वेश्चन नंबर है 69, द हिंदू कॉलेज लेटर रिनेम एज ऑफ कलकत्ता वाज। कल हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में है उसको कब रिनेम किया गया था, यानी उसको किस नाम से जो है हम जानते थे? सर बी। बी। राम मोहन रॉय कॉलेज। बी बी बी। डी होगा प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है। 1955 में जो है इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है बना दिया गया था। फिर 2010 में जो है, सॉरी 1855 में, 2010 में जो है अब ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से ये मौजूद है। हिंदू कॉलेज 1817 में बना, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया 1855 में, फिर 2010 में जो है ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गया, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। चलिए, which of the following fundamental principle of education are highlighted under the new education policy 2020? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है फॉलोइंग में से कौन से जो है फंडामेंटल एजुकेशन के फंडा प्रिंसिपल को जो है हाईलाइट किया गया है, यानी नियन एपी 20 में जो है एजुकेशन के ताल्लुक से किस चीज पर जो है बात की गई है? कहा गया है कि हायर एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। क्या हायर एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट है? हमने आपको समझाया है कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से कि फंडामेंटल राइट होते क्या है। बी में कहा गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। क्या इस एनईपी 20 में जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन की बात की गई है? होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब यानी ऐसा एजुकेशन जिसके अंदर सारे एरिया पर जो है फोकस किया जाए, यानी आप एजुकेशन के साथ साथ आपके अंदर स्किल आए, आपके अंदर वैल्यूज आए, आपके अंदर इथिक्स आए, और भी दीगर सारी चीजें जो होती हैं वो सब कुछ इसके अंदर जो है शामिल हो जाता है, ठीक है। सी में है आउटस्टैंडिंग रिसर्च एज अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन टीचिंग एंड लर्निंग, सेटिंग अप ऑफ अनदर नॉलेज कमीशन, या दूसरे नॉलेज कमीशन को जो है कायम करने की बात की गई है। टीचिंग एंड लर्निंग में जो है मल्टीलिंगुअलिज्म यानी मुख्तलिफ जुबानों को प्रमोट करने की बात की गई है, या हायर एजुकेशन में जो है हमें अपनी रिसर्च को आउटस्टैंडिंग बनाना है, या बिल्कुल हाई लेवल की रिसर्च जो है हमें करवानी है। बताइए क्या है यहाँ पे? सर सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। गुड आंसर जो है 2 होगा। सेकंड में क्या क्या? मल्टी डिसिप्लिनरी, हमें मालूम है कि एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में हम जा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रिसर्च के लिए हमने नेशनल रिसर्च फोरम जो है हमने बनाया है, ठीक है, यानी P20 में। मल्टीलिंगुअलिज्म से मुराद जहाँ पर हिंदी इंग्लिश के साथ साथ जो है हम रीजनल लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। देखिए फंडामेंटल राइट जो है वो हमारा हायर एजुकेशन नहीं है। वो कौन सा एजुकेशन है? स्कूल एजुकेशन है, जो कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 71, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज एसोसिएटेड विद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो है इनमें से किन कॉलेजेस के साथ उनका ताल्लुक है, यानी इसमें से मतलब कुछ कॉलेज से जो है उन्होंने पढ़ाई की है, मतलब कुछ कॉलेज में जो है, कुछ कॉलेज के क्याम में जो है इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ये सारी चीजें हैं।
तो ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसको इस क्वेश्चन के तहत ही बस आप याद रखिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको ज्यादातर। देखिए यहाँ पे देखिए, सिर्फ ई वाले को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, और इसमें हर कॉलेज की जो है जगह बताई गई है कि ये कहाँ पे है। एलिफेंट स्टोन कॉलेज जो है यहीं से ये जो है इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, ठीक है, उसके बाद ही जो है वो लंदन वहां पर गए थे, कोलंबिया में गए थे, ठीक है। खालसा कॉलेज जो है मुंबई में है। मिलिंड कॉलेज औरंगाबाद में है। इस कॉलेज की जो है स्थापना यानी इसको इस्टेब्लिश करने में जो है इन्होंने उस टाइम के जो उस्मानिया वहाँ के हैदराबाद के जो नवाब थे उनसे इन्होंने जो है पता नहीं कितनी एकड़ जो है जमीन ली थी इस कॉलेज के काम के लिए। और इसी तरीके से सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई, यानी इन कुछ कुछ कॉलेज में जो है इनका कंट्रीब्यूशन है। इस दो का जो है हमें मिला कि यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएट किया है और इस कॉलेज में जो है इन्होंने दिया है, बाकी इन दो का नहीं मिल रहा था, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है पूछा गया है। तो आप याद रखिए कि इनका ताल्लुक जो है इन चार कॉलेजेस से है। 2022 में जो है इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, लेकिन सिर्फ जो है एक कॉलेज के बारे में देकर पूछा गया था। यहाँ पर सारे कॉलेज का जो है ए से लेकर डी तक दे दिया है, उसमें जो है सिर्फ मिलेंड कॉलेज जो है आपके ऑप्शन में था और यही जो है उसका सही आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर है 72, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, रिस्पेक्टिव फ्यूचर। स्वयं के बारे में आपने पढ़ा है। उदयमी जो है जो कि मूक पे अपने कोर्स को क्या करता है, ऑफर करता है, इसके बारे में भी पढ़ाया गया है। खान एकेडमी के बारे में भी आपने पढ़ा। स्किल शेयर जो है ये भी क्या है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो आप मैच करके बताइए क्या है। मेरे ख्याल से किसी एक को आप मैच कर देंगे अपने इंडिया के एतबार से, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। सर थर्ड ऑप्शन। नहीं, देखिए थोड़ा सा। मारूफ अहमद कुरैशी का आंसर जो है कंक्रीट आता है। नंबर 4। नहीं भाई, देखिए इसका जो है आंसर नंबर 2 है। स्वयं क्या है भाई, ये इंडियन यूनिवर्सिटीज से जो है हम फ्री कोर्स करते हैं। स्वयं के फ्यूचर जो है इतनी मर्तबा आप लोगों को बताए गए हैं। आपने टीचिंग में भी पढ़ा है, उसमें भी पढ़ा है, हायर एजुकेशन में। स्वयं पे जो है कोर्सेज हम फ्री कर सकते हैं, बट अगर हमें सर्टिफिकेट चाहिए होती है तो उसके लिए जो है हमें 1000 फीस देकर जो है एग्जाम देना पड़ता है, तब जाकर हमें सर्टिफिकेट मिलती है। तो फ्री कोर्सेज है, बट सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम देना पड़ता है। उदयमी जो है ये पेड कोर्स है वेरियस टॉपिक पर। स्किल शेयर जो है आप देखेंगे सी को 1 से मिलाएंगे। पेड कोर्स ऑन क्रिएटिव एंड इंटरप्रेन्योरियल टॉपिक्स, तो इन टॉपिक्स पे जो है ये पेड कोर्स है। खान एकेडमी जो है जिसमें जो है आपको 12 स्टूडेंट मतलब क्लास 12 के जो स्टूडेंट है वहां पर उनके लिए जो है वीडियो लेक्चर्स और एक्सरसाइज वगैरह यानी क्विज वगैरह की चीजें जो है मौजूद है। अब देखो, अब पीवाईक्यूज को आप रिलेट करो। जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 2022 या 2021 के क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें उदयमी के फाउंडर के बारे में पूछा गया था, खान एकेडमी के बारे में पूछा गया था, इन सब के फाउंडर के बारे में पूछा गया था। और 22 में जो है कुछ इनके फ्यूचर पूछे गए हैं, फिर 23 में जो है उस चीज को रिपीट किया गया है। तो पीवाईक्यूज का जो है काफी योगदान होता है, खास तौर से आपके नेट एग्जाम के ताल्लुक से। चलिए, विच कमीशन कमेटी रिकमेंडेड दैट द ऑर्डिनरी ठीक है अम्यूनिटीज एंड डिसेंसीज ऑफ लाइफ शुड बी प्रोवाइडेड फॉर वुमेन इन कॉलेजेस ऑर्डिनरी प्लान फॉर मैन एंड दैट देयर शुड बी नो कर्टेलमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। मेरे को कहने का मतलब एक है, बट इतना ज्यादा घुमा के लिखा गया है। कह रहे कि कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि आमतौर पर जो है मतलब आमतौर पर जो है कॉलेज में वुमेन्स के लिए जो है सहूलतें और इसी तरीके से सलीके वगैरह जो है प्रोवाइड होने चाहिए। अम्यूनिटीज का मतलब सहूलत, डिसेंसीज का मतलब जो है शाइस्तगी बोलते हैं, सलीका बोलते हैं, आदाब बोलते हैं। कह रहे हैं कि आमतौर पर जो है कॉलेज में वुमेन्स के लिए जो है सहूलतें और ये सलीके या आदाब अखलाक वाली चीजें जो है मतलब उनकी मतलब लाइफ की ये सारी चीजें जो है आमतौर पर कॉलेज में वुमेन्स के लिए जो है प्रोवाइड होनी चाहिए। ऑर्डिनरी प्लान फॉर मेन, जबकि आमतौर पर ये सारी चीजें जो है मेंस के लिए जो है प्लान की जाती है। एंड दैट देयर बी नो कर्टेलमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, और वुमेन के लिए जो है मौके में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, कहना ये चाह रहे हैं कि जिंदगी के जो भी सलीके हैं, जो भी सहूलतें हैं, वो लड़कियों के लिए जो है कॉलेज में प्रोवाइड होना चाहिए। और ये सारी चीजें जो है कॉलेज में लड़कों के लिए की जाती है, और इसी तरीके से वुमेन के एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज के लिए या फिर उनकी जो भी चीज है उसमें जो है कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी रिकमेंडेशन जो है किस कमेटी ने दी थी? दुर्गाबाई देशमुख, कोठारी, सर भक्तवत्सलम कमेटी से। देखिए ये जो है यस सर। राधा कृष्णा कमीशन ने जो है ये दिया था। मुझे मालूम था कि अक्सर लोग ये गलती करेंगे कि वुमेन्स पे इन सारे लोगों की कमेटी आई है तो इन्हीं लोगों ने कहा होगा,
बट ये बात जो है ये राधा कृष्णा कमीशन में ही ये बात जो है कही गई। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो बार बार मैं आपको बोलता रहता हूँ, मशहूर यूनिवर्सिटियों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछा गया है। अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट। मैं देख रहा हूँ दो ये जून के जो क्वेश्चन है, दिसंबर के जो क्वेश्चन, उनमें यूनिवर्सिटी, इस तरीके की यूनिवर्सिटी से ज्यादा क्वेश्चन, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंगली जो है आप तैयारी कर लीजिए। एटलीस्ट आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उसका तो आपको याद ही होगा, क्या पता वही आ जाए इस तरीके की चीजों में। तो बताइए, वैसे ये सारी काफी मशहूर यूनिवर्सिटीज है इंडिया की। सर फर्स्ट ऑप्शन सर। हाँ देखिए, आप अगर देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है 1916 में, 1916 में ये बनी थी, 1916 में मैसूर यूनिवर्सिटी बनी थी, आप लिख लीजिए। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और मैसूर यूनिवर्सिटी जो है 1916, पटना यूनिवर्सिटी जो है 1917 में बनी थी। और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है ये 1887 में बनी। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ये 1882 में बनी। कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब? जो आजकल लाहौर पाकिस्तान में है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है 1922 में है, जामिया जो है 1920 में है, और इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू जो है वो 1969 में है। ठीक, ये 1969 में है, और अगर आप इफ्लू का देखेंगे वो 1958 में या 59 में। ठीक है, उसी के अराउंड वो भी है, या 59 में होगा, तो उसको भी जो है करेक्ट करके आप लिख लीजिए। चलिए, Which among the following is not a value as propounded by the Indian traditional concept of पुरुषार्था? ठीक है, फॉलोइंग में से आपको बताना है कौन सा जो है एक वैल्यू नहीं है जो इंडियन ट्रेडिशनल कंसेप्ट, मतलब पुरुषार्था है, पुरुषार्था के इंडियन ट्रेडिशनल कंसेप्ट के जरिए जो बनाया गया है उसमें से जो है कौन सा एक वैल्यू नहीं है। देखिए, हायर एजुकेशन में जो है, हम जब भी एंशिएंट एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने बताया था कि हिंदुज्म के अंदर जो है ह्यूमन लाइफ को जीने के लिए जो है 4 तरीके की वैल्यूज को जो है यूज किया जाता है। तो उन्हीं 4 तरीके की वैल्यूज में से आपको बताना है कौन सी एक वैल्यू नहीं है जिनको हमने निमोनिक्स के थ्रू भी आपको याद करवाया था, एकदम के नाम से। ऑप्शन सी। हाँ, यहाँ पर भक्ति जो है ये नहीं है। ठीक है, इसको देखिए हम ऐसे याद करेंगे, एकदम। एकदम से मीन्स जो है आपका गोल 1 जो है अर्था, के से हो जाएगा कामा, डी से हो जाएगा धर्मा, और 4 से हो जाएगा मोक्षा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गोल 4 जो है इसको हम प्राइमरी गोल बोलते हैं, बाकी इन तीनों को जो है हम सेकेंडरी गोल बोलते हैं। देखिए, धर्मा मीन्स जो है जहां पर आप मॉरल वैल्यूज की बात करते हो। ठीक है, अर्था मीन्स जहां पर जो है खुशहाली की बात की जाती है, हेल्थ वेल्थ यानी दौलत की बात की जाती है। कामा खुशी, लॉ वगैरह की आप बात करते हो। मोक्षा यानी लिबरलाइजेशन की बात करते हो, जहां पर एक तरीके से स्पिरिचुअल वैल्यू को यूज किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये यानी रूहानी वैल्यू जो हमारी होती है वो वाली यहाँ पे होती है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। इससे जो है क्वेश्चन आ गए हैं, अभी तक नहीं आए थे, इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था, बट क्वेश्चन आ गए हैं। तो आ गए हैं तो आप पूछे जा सकते हैं, उसमें प्राइमरी भी पूछा जा सकता है, सेकेंडरी भी पूछा जा सकता है, सीरियल वाइज में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है एकदम। ठीक तो इस फॉलोइंग आर्गुमेंट को देखकर आपको एक मतलब करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको पिक करनी है। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर वेल्स, देयरफॉर ऑल वेल्स आर डॉग्स। वेल्स मतलब वही जो मछली होती है। तो इसको बताइए, पहले आपको देखना है कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक, फिर उसके बाद आपको देखना है कि प्रीमाइज इसके सही है, यानी लिखा हुआ स्टेटमेंट जो है साउंड है कि अनसाउंड है। तो उस एतबार से जो है आप बता सकते हो। हमने आपको बताया है कि जब भी आल वाली स्टेटमेंट आती है तो आप इंडिया, दिल्ली, वर्ड करके जो है आप चीजों को बनाइए, तो चीजें जो है आपकी सही हो जाएंगी। मतलब देखिए, कह रहे हैं कि सारे डॉग्स जो है वो कैट है, तो यानी डॉग्स जो है वो आपका किन के अंदर आएगा? कैट के अंदर आ रहा है। ठीक, फिर उसके बाद कहा गया कि सारे कैट जो है वो वेल्स है, यानी पूरे कैट्स जो है वो वेल्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जो है ये डॉग्स को आप क्या मान लो? दिल्ली मान लो। ठीक, अब इसको जो है मतलब इंडिया मान लो, क्योंकि दिल्ली जो है वो इंडिया के अंदर है, और इसको जो है वेल्स को जो है आप वर्ल्ड यानी दुनिया मान लो। अब इस एतबार से आप बताइए तो क्या कंक्लूजन जो निकला है, सारे वेल्स जो है वो डॉग है, क्या पूरी की पूरी दुनिया जो है वो दिल्ली के अंदर आती है? ऐसा नहीं सर।
तो क्या हुआ, वैलिड हुआ कि इनवैलिड हुआ? इनवैलिड। अब बताइए यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया उसका साउंड अनसाउंड आप चेक करो। ऑल डॉग्स आर कैट, क्या सारे डॉग जो है वो बिल्ली होते हैं? यानी लिखा हुआ कंटेंट सही है। नो। सारे कैट्स जो है वो वेल्स मछली होते हैं, लिखा हुआ कंटेंट सही है? नहीं सही है। नहीं नहीं सही। हाँ, तो क्या होगा फिर इसका सही आंसर? सी ऑप्शन सर। सी गुड। ऑप्शन। हाँ, तो ये चीजें याद है या फिर मतलब आप लोगों को समझ में आ रही है ना? ये चीजें आपको मालूम है कि अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग निकाल लोगे ना इस तरीके से? जी सर इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 77। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याया, द आर्गुमेंट साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल इज फेरेसी। अब देखिए इसकी एग्जांपल जो है बार बार आपसे पूछी जा रही है, असर्शन रीजन में देकर पूछा गया है, तो आप लोग जरूर याद करें इसकी एग्जांपल को। रीजन इन द आर्गुमेंट साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, द मिडिल टर्म इज टू वाइड। अब पहले आप इसको बताइए ये सही है या गलत है, क्या है? अब मुझे ये बताइए जो एग्जांपल दी गई है वो किसकी दी गई है, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था कल। देखते हैं। ऑप्शन सी। हाँ, सी किस वजह से है बताइए, रीजन क्यों गलत है? रीजन सर इसलिए गलत है क्योंकि ये टू वाइड नहीं टू नैरो होता है। गुड। हाँ, यहाँ पे जो है बिकॉज, ठीक है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, ये जो है फेरेसी है। और ये किसकी मिसाल है, साधारण या असाधारण, किस चीज की है? असाधारण। असाधारण हाँ सर। ठीक है, तो इसकी जो मिडिल टर्म होती है वो टू नैरो होती है। गुड। क्वेश्चन नंबर है 78। विच फेलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? पीपल हु लैक ह्यूमिलिटी हैव नो सेंस ऑफ ब्यूटी बिकॉज एवरीवन हु हैज अ सेंस ऑफ ब्यूटी आल्सो हैज ह्यूमिलिटी। कह रहे हैं कि लोगों में जो है आजिजी की कमी है, इस वजह से उनमें जो है खूबसूरती का कोई एहसास नहीं है, क्योंकि हर एक में जो है खूबसूरती का, क्योंकि हर वो जिसके पास खूबसूरती का एहसास है उनके पास जो है आजिजी भी होती है। तो ये बेगिंग द क्वेश्चन सर। गुड। देखिए यहाँ पे जो है हमने 99% क्वेश्चन में जो है यही चीज हम देख रखे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो अपील टू इग्नोरेंस वाला नो वन करके वो शुरू होता है, और बेगिंग द क्वेश्चन या सर्कुलर आर्गुमेंट या पिटिटियो प्रिंसिपल, ये सब एक ही फेरेसी के जो है नाम है। तो ये जब भी आएगा ये बिकॉज के जरिए ही जो है उस चीज को क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 79। इसमें है असर्शन। इन एन इंडक्टिव आर्गुमेंट द ट्रुथ ऑफ प्रीमाइसेस डजंट शो दैट कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। यहाँ पर मस्ट लिखा गया है। कह रहे हैं कि इंडक्टिव आर्गुमेंट में प्रीमाइसेस की जो सच्चाई होती है वो ये शो नहीं करती कि कंक्लूजन जो है ट्रू होना ही चाहिए। रीजन में कहा गया इफ समथिंग हैज रिपीटेडली हैपन इन द पास्ट इट मेक इट हाईली प्रोबेबल दैट द सेम थिंग विल हैपन अगेन इन फ्यूचर इन द सेम सर्कमस्टांसेस बट डजंट इंश्योर इट। यहाँ पर देखिए प्रोबेबल एक वर्ड यूज किया गया, उसी से जो है इसका कनेक्शन होगा। कह रहे हैं कि अगर कुछ चीजें जो है, मतलब अगर कुछ चीज जो है वो माजी में जो है रिपीटेडली हुई है, यानी बार बार हुई है, तो इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है, यानी इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि वही सेम चीज जो है सेम सर्कमस्टांसेस यानी सेम कंटेक्स्ट में या सेम जगह में जो है फ्यूचर में दोबारा होगी, बट वो इस चीज को इंश्योर नहीं करेगी। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर माजी में कोई काम आप कर रहे हो, बार बार वही आपका काम हो रहा है, और फ्यूचर में भी वही काम आपका होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में जो है आपका काम रिपीटेडली ही हो, यानी पॉजिटिव तौर पर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वर्ड यहाँ पे लिखा गया है ना, लेकिन वो इस चीज को इंश्योर नहीं करेगा कि बार ही बार हो रहा है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। समझ में आ रही है ये चीजें? जी सर। ठीक है, तो बताइए क्या सही है इसमें? पहला तो गलत है। पहला गलत है। सर सर ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहला क्यों गलत है, इंडक्टिव आर्गुमेंट में हमें मालूम है कि अगर प्रीमाइस ट्रू होता है तो कंक्लूजन के बारे में हम श्योर नहीं होते हैं कि वो ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कंक्लूजन कभी भी हमारा मस्ट भी नहीं होता, हमेशा प्रोबेबल बेस पे होता है, ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो वही चीज तो इसमें रीजन में थोड़ा सा मतलब बहुत ही अजीब टाइप से लिख के बोला गया है कि अगर कोई चीज माजी में हो रही है और फ्यूचर में वो चीज होगी, तो जरूरी नहीं है कि वो चीज फ्यूचर में भी रिपीटेड हो, यानी जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका फ्यूचर में भी कंक्लूजन जो है गलत ही आए, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इंडक्टिव में तो यही चीज होती है कि हमारा कंक्लूजन जो होता है वो प्रोबेबल
प्रोबेबल बेस पे होता है, यानी 50-50 के चांसेस होते हैं, सर्टेनली 100% वाले नहीं होते, सही भी होगा गलत भी होगा, ये चीज होती है इंडक्टिव में। चलिए क्वेश्चन नंबर है 80। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू फॉर अ रिसर्च स्टडी। अगर आप एक रिसर्च स्टडी के लिए जो है लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो तो आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है बताने हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऑप्शन सी सर। देख लेते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, एक बहुत बड़ी मोटी गलती है। देखिए लिटरेचर रिव्यू जब भी हम करते हैं तो पहले हमें क्या करना होगा, अपनी टॉपिक या जो भी हमारी की एरिया है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। भाई अगर आपको लिटरेचर करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है, तो आपकी जो रिसर्च की टॉपिक होगी पहले वही तो आप आइडेंटिफाई करोगे ना कि आपकी टॉपिक है क्या, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपका लिटरेचर कौन सा है। ठीक है, अरबी है, उर्दू है, हिंदी, कौन सा लिटरेचर, उसको आप लोकेट करोगे, यानी उस लिटरेचर के बारे में आप जानोगे। ठीक है, फिर उसके बाद ही में उस लिटरेचर से रिलेवेंट आप लिटरेचर सिलेक्ट करोगे और उसको इवेल्युएट करोगे, यानी पढ़ोगे, जो कुछ भी आपको करना है करोगे। उसको करने के बाद जो भी आपको डेटा मिलेगा उसको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे, फिर आप लिटरेचर रिव्यू लिख दोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 81। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज फ्रॉम द फॉलोइंग। जून 23 के क्वेश्चन में जो है इनकी सारी टाइप्स को जो है आपको बताया गया है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज की, और उसी से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन सी जो है टाइप्स है लॉन्गिट्यूडनल की। ए सी डी सर। हाँ, ट्रेंड स्टडी, पैनल स्टडी एंड प्रोस्पेक्टिव स्टडी, क्रॉस सेक्शनल जो है वो इसकी टाइप्स में नहीं आता। अब ये भी क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन जो है आया है, सेम क्वेश्चन सर रिपीट है। फिर से दिखाइए 81। जी बट इसको भी जो है आधे से ज्यादा लोग गलत ही बताएंगे। देखिए स्टेटमेंट 1 में अ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी डायक्टोमस, कह रहे हैं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो है डायक्टोमस हो सकता है। डायक्टोमस मतलब यानी जिसकी 2 वैल्यू होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नेवर बी डायक्टोमस, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है कभी भी डायक्टोमस नहीं होता। यानी क्या कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बन सकते? One is true. True is false. ऑप्शन डी एंड ई। देखिए यहाँ पे मतलब क्या कंफ्यूजन हो रहा है। डायक्टोमस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं जो मतलब 2 वैल्यू पर मुश्तमिल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, एक चीज का को चेंज करके दूसरे का हम इफेक्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक साथ जो है आप खरबूज खा रहे हो, तरबूज खा रहे हो, अनार खा रहे हो, सेब खा रहे हो, यानी 4 फल आप खा रहे हो, तो ये चारों जो है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेंगे। अब इसी चारों का इफेक्ट आप देख रहे हो, आप अपने चेहरे पर देख रहे हो, अपने बदन पे देख रहे हो, बदन की फुर्ती पर देख रहे हो। ठीक है, सेहत, और इसी तरीके से चेहरे के रंग रूप या निखार पर देख रहे हो। तो यानी 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल खाकर अब चारों का इफेक्ट अपनी बदन पर देखोगे, क्या इन चारों की वजह से मुझे इफेक्ट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप याद रख लो, एक से ज्यादा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं और एक से ज्यादा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। तो डायक्टोमस का मतलब जिसकी 2 वैल्यू हो, तो वही कह रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो 2 भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट में कहा गया कि वो 2 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 83। एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगैरिज्म, अ फैकल्टी मेंबर विल इनवाइट द पेनल्टी ऑफ डिनायल ऑफ 1 एनुअल इंक्रीमेंट इफ इन द सबमिशन ऑफ अ रिसर्च पब्लिकेशन ही शी कमिट प्लेगैरिज्म ऑफ लेवल। जिस तरीके से हमने थीसिस के प्लेगैरिज्म के लेवल के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से जो है फैकल्टी के बारे में भी प्लेगैरिज्म का लेवल है। कहा मतलब इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी फैकल्टी ने जो है कोई रिसर्च पेपर जो है पब्लिश किया, ठीक है, और उसके रिसर्च पेपर के मतलब पब्लिकेशन में जो है प्लेगैरिज्म सी पाया गया, ऑप्शन आएगा सर। ठीक है, जिसके सेकंड सर। सेकंड आएगा, सेकंड सी यानी सर 2 ठीक है। तो कह रहे हैं कि जिसके बिना पर जो है उस रिसर्चर की या मतलब उस फैकल्टी मेंबर की जो है 1 साल की सालाना तनख्वाह देने से उसको इनकार कर दिया गया, यानी वही उसकी सजा है। ठीक है, उसकी सालाना तनख्वाह को जो है क्या कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया है, या उसको नहीं दिया जाएगा।
तो ये कौन सा लेवल होगा? लेवल 2 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 84। द इंडियन कम्युनिकेशन कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन सेंट्रलिटी ऑफ इन द सर वो ह्यूमन। लेवल 2 होगा या ऑप्शन 2? यहाँ पे जो है ना, जो 4 लेवल बने हुए हैं ना, तो वो 0 से लेकर 4 लेवल है, यानी लेवल 0 जो है वो लेवल 1 होगा। लेवल मतलब अगर गिनती आप देखोगे तो गिनती आप मत देखिए, ठीक है। 0 को लेकर 4 लेवल बनाया गया है, ठीक है। लेवल 0 इसको लेवल 1 बोलेंगे, ठीक है। अब लेवल 1 लिखा गया है तो ये आपका हो जाएगा लेवल 2, ठीक है। अगर आप वैल्यू देखेंगे, लेवल ये 2 लिखा हो गया तो ये आपका हो जाएगा लेवल 3, इस तरीके से, ठीक है। फिर इसी तरीके से आंसर अगर, लेवल 1 होगा यहाँ। हाँ हाँ, और अगर ये 3 लिखा गया है तो ये आपका हो जाएगा लेवल 4। 0 को लेकर जो है 3 तक वैल्यू लिखी जाती है, और 0 को 1 गिना जाता है और 3 को 4 गिना जाता है। समझ में आ गया? सर लेवल लेवल 2, सर लेवल जो 2 में आएगा वो 6 मंथ बात की थी ना सर? इसमें जो लेवल 2 में आएगा वो क्या है? 6 मंथ के बाद की थी ना सर? नहीं नहीं, तो इसमें जी सर, लेवल 2 में 6 मंथ की और लेवल 3 में सर 1 साल 1 के लिए साल की। उसको। जी जी, ठीक ठीक। तो उसी के हिसाब तो से ऑप्शन सी होना चाहिए। जी बिल्कुल जी सर। हाँ, तो ये मुझसे ही गलती हो गई। हाँ, ये सी ही होगा, ठीक है। 2 हो गया यहाँ पे। चलिए इसको जो है आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, कह रहे कि इंडियन कम्युनिकेशन कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द सेंट्रलिटी ऑफ इन ह्यूमन इंटरेक्शन। कह रहे हैं कि इंडियन कम्युनिकेशन कंसेप्ट जो है ह्यूमन इंटरेक्शन में जो है किस चीज के सेंटर पर बेस्ड होता है, यानी इंडिया वाले, यानी इंडिया में जो कम्युनिकेशन ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है वो किस चीज पर बेस्ड है? इल्यूजन, इल्यूजन मतलब धोखाधड़ी पे बेस्ड है, लैंग्वेज पर, या वन साइडेड, या कैथरीज, या सफाई पर बेस्ड हो। ह्यूमन इंटरेक्शन में सेंट्रलिटी किस चीज पर बेस्ड होती है इंडियन कम्युनिकेशन कंसेप्ट? लैंग्वेज में सर। जाहिर सी बात है लैंग्वेज पर ही होगी। ह्यूमन अगर मतलब इंटरेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, तो उसका सेंटर तो लैंग्वेज ही होगा ना। लैंग्वेज को ही बेस बना के जो है वो कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट द कम्युनिकेटर्स बिहेवियर ड्यूरिंग इंटरेक्शन? फॉलोइंग में से जो है कौन सा फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक, जिसकी वजह से कम्युनिकेटर के बिहेवियर में, कम्युनिकेशन का बिहेवियर जो है, कम्युनिकेटर का बिहेवियर ड्यूरिंग द, यानी बातचीत के दौरान जो है कम्युनिकेटर के बिहेवियर पे जो है असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन सा है? स्माइलिंग फेस, ठीक है, मेलोडियस वॉइस यानी सुरीली आवाज, टेम्परेचर, लाइटिंग कंडीशन, लाउड नॉइज। फिजिकल जो इन्वायरमेंट के बैरियर होते हैं, दोनों वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, फिजिकल इन्वायरमेंटल बैरियर। तो इसमें से सर कौन सा होगा? सी डी सर, हाँ, तो टेम्परेचर ये सर सी सी डी ऑप्शन है, सर। ठीक है। ये टेम्परेचर है, मान लीजिए मौसम का टेम्परेचर खराब है, या और भी बहुत सारी, नेटवर्क का टेम्परेचर खराब है, लाइटिंग कंडीशन जो है खराब है, और इसी तरीके से शोरगुल, लाउड नॉइस आ रही है, ठीक है। तो ये जो है आपका इन्वायरमेंटल है, जिसकी वजह से कम्युनिकेटर के बिहेवियर पे असर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर है 86। द स्टडी ऑफ कंसेप्ट और कनेक्शन विथ टाइम एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इज नोन एज। तो यहाँ पे टाइम एक वर्ड यूज किया गया है, या एक वर्ड यूज है, यही इसका कीवर्ड है। तो ये किससे रिलेट करेगा? सर, सी हाँ, क्रोनोमिक्स। हाँ, तो ये हो जाएगा क्रोनमिक्स। जब ह्यूमन कम्युनिकेशन में जो है जहां पर टाइम से उसका कनेक्शन होता है, यानी जहां पर टाइम को रख कर कम्युनिकेशन किया जाता है कि आज 8 बजे आपको हाजिर होना है, आपको 10 बजे हाजिर होना है, इस तरीके की चीजें होती हैं, तो वो नॉन वर्बल का ही एक पार्ट है, यानी जिसको हम क्रोनमिक्स बोलते हैं। इसी पे क्लास को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 87। स्टेटमेंट 1 में मीडिया ऑडियंसेस आर इंक्रीजिंगली एक्टिव इन देयर कम्युनिकेशन विद ईच अदर्स। कह रहे हैं कि मीडिया की जो सामीन है, या मीडिया ऑडियंसेस का मतलब यानी वो ऑडियंस जो मीडिया को यूज करती है। तो कह रहे हैं कि मीडिया ऑडियंसेस जो है वो हर दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेशन में जो है एक्टिवली एक तरीके से बढ़ रही है, यानी हर ऑडियंस जो है वो मीडिया को यूज करके हर दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक्टिव तौर पे। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया कि मीडिया ऑडियंसेस आर आल्सो एक्टिव इन कम्युनिकेशन विद क्रिएटर ऑफ मास कम्युनिकेशन कंटेंट। कह रहे कि मीडिया ऑडियंसेस भी एक्टिव है कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन
कंटेंट के क्रिएटर के साथ। यानी हम लोग क्या है, मीडिया ऑडियंस है, मीडिया को देखते हैं, ठीक है, और मास कम्युनिकेशन का जो भी कंटेंट होता है, जो भी हमें दिखाया जाता है, उसमें भी हम क्या होते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। इसको आप हर पहलू से ले सकते हो, सीरियल ले सकते हो, न्यूज ले सकते हो, जो न्यूज वाले हमें दिखाते हैं क्रिएट करके वो हम देखते हैं, जो सीरियल हमें बना के दिखाया जाता है वो हम देखते हैं, फिल्म देख सकते हो, कॉमेडी वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। तो बताइए। सर दोनों सही One है। is one is wrong. ए। Sir. हाँ, तो ये बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ही जो है क्लास को जो है इन करेंगे। अब आप लोगों की क्लास जो है अगले हफ्ते होगी, ठीक है सर Sir, all options जी। फिर देखो तो बराबर है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, हम्म। अगर मीडिया के हिसाब से देखा जाए तो अरिस्टो तो शायद फिर तो पैसिव होना चाहिए ना, ऑडियंस तो पैसिव होती है ना। किसमें पैसिव होती है ऑडियंस? जो अरिस्टो ने मॉडल दिया है उसमें तो पैसिव बताया है, इसके हिसाब से तो पैसिव होना चाहिए। नहीं, तो यहाँ पर अरिस्टो का मॉडल नहीं पूछा गया है आपसे। देखिए, जब भी मॉडल पूछा जाएगा तो वो मॉडल के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। यहाँ पर जनरली क्वेश्चन पूछा गया है, नॉट मॉडल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मॉडल नहीं है। जब भी मॉडल पूछा जाएगा तो मॉडल का जिक्र यहाँ पे वर्ड यूज किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और अरस्तू का जो मॉडल है वो फिर कम भी सर उसने 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 कम्युनिकेशन पे जोर दिया था कि हमें आवाम में जो है किस तरीके से जाकर कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है, उसने ये बात बोली थी। और कुछ ऐसा यूज नहीं किया था। और यहाँ पे अरस्तू का मॉडल किसी भी तरीके से आ भी नहीं सकता। ठीक। जी बताइए, और किसी को कोई डाउट? सर वो वाला फिर से बता दीजिए, जो जैसे जो आप समझाते हैं दिल्ली और इंडिया वाला करके। रुक जाइए, इसी को यही है ना, जैसे मान लीजिए, यही मैं कह रहा हूँ कि ये डायग्राम बनाना आपको आता है, ठीक है, कि ऑल डॉग्स आर कैट। कह रहे हैं कि सारे कुत्ते जो हैं वो बिल्ली है, तो सारे कुत्ते का मतलब ये हो गया कि यानी कैट से इतना बड़ा है कि उसके अंदर पूरे डॉग्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बना बना है, सी हमने लिखा है, ठीक है, ये वाला गोला जो है, ठीक है। तो यानी बिल्ली वाला जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि इसके अंदर जो है पूरे कैट्स आ रहे हैं। तो जब भी आल वाली स्टेटमेंट होती है तो उसके साथ जो सब्जेक्ट जुड़ा होता है उसको आप क्या बना लो, दिल्ली बना लो। और उसके बाद वाला जो होगा उसको इंडिया बना लो। हाँ, और अगर उसके बाद जो है फिर आल वाली स्टेटमेंट हो तो उसको जो है आप इंडिया बना लो, और सॉरी वर्ड बना लो। तो ऐसे हो जाएगा ना कि आल कैट्स आर वेल्स। फिर कहा गया है कि यानी वेल्स इतना बड़ा है कि उसके अंदर पूरे कैट्स आ गए। तो जब कैट्स के पेट में जो है पूरे डॉग्स हैं तो कैट अपने पेट को लेकर ही पूरा वेल्स में जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? तो कैट के अंदर जो चीज होगी, जब कैट को हम वेल्स में डालेंगे तो पूरा कैट जो है डॉग्स को लेकर ही मतलब वेल्स के अंदर जाएगा। तो कहा गया है कि सारे डॉग्स जो है वो कैट्स हैं, सारे कैट्स जो है वो वेल्स हैं, इसलिए सारे वेल्स जो है वो कुत्ते हैं। तो हमें कंक्लूजन से जो है चीजें क्या करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन देखेंगे, क्या कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही बात बोल रहा है। क्या कहा गया है कि सारे वेल्स जो है वो डॉग्स है। अब अगर हम देखते हैं वेल्स को हमने क्या बनाया है, वर्ड बनाया है। ये हम अपनी आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए बता रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहां से अगर हम देखते हैं कि क्या पूरी दुनिया जो है वो दिल्ली के अंदर समाएगी, यानी पूरा वेल्स जो है वो डॉग के अंदर आएगा, नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आपको कंक्लूजन में दिया जाए कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, क्या सारे कैट्स जो है वो डॉग्स हैं, तब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, क्या पूरा इंडिया जो है वो दिल्ली के अंदर समाएगा, नहीं समाएगा, तब भी गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ये कहा जाएगा ऑल डॉग्स आर वेल्स, सारे डॉग जो है वो वेल्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ पूरा का पूरा दिल्ली जो है वो वर्ल्ड के अंदर आता है। अगर ये आपको कंक्लूजन में दिया गया होता है कि ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो हम बोल सकते थे कि हाँ सारे के सारे डॉग्स जो है वो कैट्स के अंदर यानी इंडिया के अंदर आएंगे, ठीक। तो ये वाला जो है सही हो जाएगा। ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर? लो, जी सर। कि इस तरीके से समझो, ठीक है। ये हम अपने वर्डों में आपको समझा रहे हैं और यही तरीका ही फॉलो होगा जो आपको आसानी का बाइस बनेगा आपके लिए, ठीक है। इसको आपको समझो, अगर इसको नहीं समझोगे तो मेरे ख्याल से इतना आसान आपको नहीं मिलेगा फिर, मुझे तो नहीं लगता बहरहाल, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको ये चीज, ठीक। चलिए और बताइए, क्लास को फिर एंड किया जाए।
सादिक भाई वो वाला बताइए जो प्लेगरिज्म का जो 4 होते हैं उसमें कितने कितने पनिशमेंट है, वो जो फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उसमें फर्स्ट में 6 मंथ, सेकंड में 1 ईयर, और थर्ड और फोर्थ में क्या है? जी, आप में से किसी को मालूम है? जी, 4 वाला लेवल जो है उसका तो इंक्लूड नहीं करेंगे, उसका मतलब क्या खारिज कर देंगे, ठीक है, उसको निकाल खारिज दें। कर देंगे। जी हाँ, जी जी सर, जी निकाल। सर। ठीक, और थर्ड वाले में 2 साल की शायद सैलरी काटी जाएगी। देखिए, जो स्टूडेंट वाला है ना कि लेवल 0 में जो है 10% अगर प्लेगरिज्म होगा स्टूडेंट का माफ हो जाएगा। फिर उसमें लेवल 1 में 0 से लेकर 40% है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसमें 40 से लेकर 60 है थर्ड लेवल में, और 60 से लेकर अबव जो है जिसमें आपकी थीसिस को ही यानी आपके एडमिशन को ही खारिज कर दिया जाएगा, वही इसमें भी है। लेवल फर्स्ट वाले में 0 1 से 10%, हाँ 10 से वो आपके लिए माफ है, सेकंड में ठीक है। हाँ 1 से 40, एंड थर्ड में 40 से 60, और उसके बाद वाला तो नहीं हो जाए। हाँ, ठीक उसके है, थैंक अबव, यू। ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें भी है, आप एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक है।